एडम ग्रांट की लिखी हुई किताब थिंक अगेन की बुक समरी, जिसको सुनने के बाद आप भी साइंटिफिक थिंकिंग को अपनाकर अपनी लाइफ को अमेजिंग और हैप्पी बना पाएंगे। आगे इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने थिंकिंग को इवॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में आई हुई बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से हल कर सकते हैं। हम रीथिंकिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं, जो उतनी ही जरूरी है जितनी की थिंकिंग जरूरी है। एडम अपनी किताब में कॉन्फिडेंस के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि लोगों में दो तरह का कॉन्फिडेंस पाया जाता है। एक होता है सही कॉन्फिडेंस और दूसरा गलत कॉन्फिडेंस। अब आप ये सुनकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। रॉन्ग कॉन्फिडेंस भी दो तरह के होते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस और लो कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंट लोग सोचते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा आता है और वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसे लोगों को हर जगह अपना डोमिनेंट बिहेवियर दिखाना होता है और वो खुद को सुपीरियर मानने लगते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसे लोग आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम के शिकार होते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम इस सिंड्रोम के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। लो कॉन्फिडेंस वाले लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ नहीं आता है, जबकि उन्हें दूसरों के मुकाबले काफी कुछ आता है। ऐसे लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम के शिकार होते हैं। ये दोनों ही गलत कॉन्फिडेंस में आता है। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इन दोनों में से किसी के भी साइंस हैं, तो आप तुरंत ही खुद को सुधारने की कोशिश करें। तो इस तरह से रॉन्ग कॉन्फिडेंस हमारे फेलियर का एक बड़ा रीजन बनता है। इसकी वजह से हमें ये पता नहीं चल पाता कि हम कितना ज्यादा खुद को पुश कर सकते हैं, और इसकी वजह से हम अपने अंदर की एबिलिटीज को भी नहीं समझ पाते हैं। इसलिए खुद को एनालाइज करें और देखें कि कहीं आप में भी ये दो तरह के रॉन्ग कॉन्फिडेंस तो नहीं है। इसे सुधारें और सिर्फ राइट कॉन्फिडेंस ही रखें। आप सुन रहे हैं एडम ग्रांट की लिखी किताब थिंक अगेन की बुक समरी, बीइंग रॉन्ग इज ओके। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी बातों पर सभी लोग ध्यान दें, भले ही उनके थॉट्स सही ना हो। उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस होता है और वो हर जगह खुद को बेस्ट साबित करने में लगे रहते हैं। ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो लोग ईगोइस्टिक होते हैं और वो किसी की भी बात नहीं सुनते और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। उनसे ये सहन नहीं होता कि कोई दूसरा इंसान उनके बिलीफ सिस्टम को गलत बोले। वो खुद को कभी भी गलत नहीं मानते, ना ही उनको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो उनको गलत साबित कर देते हैं। हम सभी के बिलीफ्स अलग अलग होते हैं। बचपन से हम जो कुछ भी देखते सुनते आए हैं, उसी के बेसिस पर हमारा बिलीफ सिस्टम डेवलप हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बिलीफ सिस्टम हमेशा सही ही हो। समय के साथ साथ सबके बिलीफ्स चेंज होते रहते हैं। ऐसे में आपको भी अपने विचार बदलने चाहिए, ना कि उनके साथ चिपके रहना चाहिए। आगे हम जानेंगे कि कैसे हम अपने बिलीफ्स को चेंज कर सकते हैं और दूसरों के बिलीफ्स को भी समझ सकते हैं। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है और सोसाइटी में रहते हुए कई सारी बातों में हो सकता है कि आपकी सोच किसी और की सोच से ना मेल खाए, लेकिन आपको ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को भी एक सही तरीके से हैंडल करना सीखना चाहिए। आपकी किसी इंसान से अगर बहस चल रही है, तो आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आखिर वो चल क्यों रही है, उसका रीजन क्या है। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स किसी ऑफिस की टीम में हो सकते हैं। इसमें हर कोई बोलता है कि ये टास्क मेरा नहीं था। इसे सॉल्व करने का तरीका है कि शुरू में ही टास्क अच्छे से डिवाइड कर दें और सबको पूरा समझा दें। रिलेशनशिप्स में भी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बन जाते हैं। इसकी वजह से ट्रस्ट ना करना, सम्मान ना देना या धोखा देना आदि हो सकते हैं। तो इन सब से बचकर रेस्पेक्ट और सहयोग से पेश आना चाहिए। इससे रिलेशनशिप्स के कॉन्फ्लिक्ट से आप बच पाएंगे। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं कि हमेशा मिलजुल कर काम करें, कभी भी ईगो या घमंड को बीच में ना लाएं। जिन लोगों में ईगो आने लगता है, उनकी ग्रोथ बेहद मुश्किल हो जाती है। आगे हम जानेंगे कि कैसे ईगो आपके और आपकी ग्रोथ के बीच में एक दीवार बन जाता है। लेखक एडम ग्रांट कहते हैं कि हमें हमेशा एक गोल से पूरी तरह बंद नहीं जाना चाहिए, बल्कि समय समय पर उसे इवेल्युएट करते रहना चाहिए। हो सकता है टाइम के साथ नई सिचुएशन आ गई हो और आपको अपना गोल बदलना पड़े। बहुत से लोग लाइफ में अपने हर एक एस्पेक्ट में कोई ना कोई गोल बनाते हैं, फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए कोशिश करने लगते हैं और प्लान्स पर काम करने लगते हैं। लेकिन अगर हम अपना दिमाग खुला नहीं रखते हैं, तो कई बार हम अगल बगल से आने वाली कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज को भी मिस कर देते हैं। एक ही गोल का अंधे होकर पीछा करने से हमारे में टनल विजन पैदा हो जाता है।
यानी कि हम सिर्फ एक ही रास्ते को देखते हैं और बाकी की नई अपॉर्चुनिटीज को मिस करते चले जाते हैं। और अगर कभी कोई प्लान फेल हो जाए तो ऐसे में हमें समझना चाहिए कि हो सकता है वो प्लान अच्छा था ही नहीं और इसके बदले हमारे पास और बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। हमको हारने से डरना नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी हार और जीत से कहीं ज्यादा ऊपर है। हमको अपनी लाइफ में फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। ये तभी होगा जब हम रीथिंकिंग करने के लिए तैयार रहेंगे। इस बुक का बेस ही रीथिंकिंग है। आगे के एपिसोड्स में हमें रीथिंकिंग के बारे में कई सारी बातों के बारे में पता चलता जाएगा। इसलिए कोई भी गोल या प्लान पत्थर की लकीर नहीं होना चाहिए। उसमें बदलाव के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तभी हम एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाएंगे। बने रहिए इस बुक समरी के साथ आखिर तक और आपके पास होंगे ऐसे कई सारे सीक्रेट्स जो आपको जिंदगी को एक सही तरीके से जीने में और खुश रहने में मदद करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपना हर एक काम बेहद अच्छे से कर पाएंगे और आप सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़ते चले जाए। साइंटिस्ट, क्या आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं? एक साइंटिस्ट की तरह सोचने के क्या क्या फायदे होते हैं? थिंक अगेन बुक की समरी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि एक साइंटिस्ट की तरह कैसे सोचा जाए जिससे कि हम भी हर सिचुएशन की बारीकी को अच्छे से समझ सकें। लेखक एडम ग्रांट बताते हैं कि थिंकिंग जितनी जरूरी है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है रीथिंकिंग। लेखक एक कहानी से शुरू करते हैं। एक बार अमेरिका के एक जंगल में आग लग गई थी। उसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया गया। उन्हें इंस्ट्रक्शंस दी गई कि अपने इंस्ट्रूमेंट्स अपने साथ ही रखें, नहीं तो वो बच नहीं पाएंगे। जैसे ही फायर फाइटर्स जंगल में गए तो देखा कि आग बहुत तेजी से फैल रही थी। वो उसे बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन धीरे धीरे वे हर तरफ से आग से घिर गए। सब लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स हैवी थे और वे जल्दी से भाग नहीं पा रहे थे। लेकिन एक फायर फाइटर ने अपनी थिंकिंग से काम लिया और इंस्ट्रूमेंट्स फेंक दिए। इससे वो तेजी से भाग पाया। अंत में केवल वही जिंदा बच सका। तो इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हमें हमेशा ट्रेडिशनल तरीके से ही नहीं सोचना चाहिए, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से हमें अपनी थिंकिंग बदल लेनी चाहिए। रीथिंकिंग। हम में से कई सारे लोग अपने बिलीफ्स और अपने उसूलों पर बड़ा प्राउड करते हैं और हमारे अंदर जो भी जानकारी है या अब तक अपनी जिंदगी में हमने जितनी भी नॉलेज इकट्ठी की है उसका हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कुछ भी कहने से पहले सोचते नहीं हैं और फिर इसी वजह से उनका नुकसान पर नुकसान होता जाता है। लेकिन एडम ग्रांट कहते हैं कि हमें कुछ भी कहने से पहले सोचना तो चाहिए ही, लेकिन हमें जो भी कहना है, हम अपनी जिस भी बात को सामने वाले को समझाना चाहते हैं, हमें उन बातों को दोबारा से सोचना चाहिए। क्योंकि आजकल लोगों में थिंकिंग तो कुछ कुछ डेवलप हो रही है, लेकिन रीथिंकिंग जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। दोबारा सोचने से हम गलतियों को कम कर सकते हैं और अपने जीवन में कई गुना ज्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेखक लिखते हैं कि रीथिंकिंग यानी कि किसी भी बात को या किसी भी आइडिया को या थॉट को दोबारा से सोचना एक स्किल सेट है, जिसको अगर हम चाहें तो प्रैक्टिस कर करके अपने अंदर ला सकते हैं। स्किल के साथ साथ ये एक माइंडसेट भी है जो हमें धीरे धीरे समय के साथ और सिचुएशन के साथ डेवलप करना पड़ता है। जितना जरूरी किसी चीज के बारे में सोचना होता है या फिर किसी सिचुएशन के बारे में सोचना होता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी रीथिंकिंग यानी कि दोबारा से सोचना होता है। हम सभी को अपनी डेली लाइफ में रीथिंकिंग को ऐड करना चाहिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। फिर चाहे सिचुएशन छोटी हो या बड़ी हो, रीथिंकिंग करना बेहद जरूरी है। ये हमें कई सारी बड़ी बड़ी गलतियों से बचाता है। तो आज से ही आप रीथिंकिंग शुरू कर दीजिए। किसी भी काम को करने से पहले या फिर कोई बात किसी को बताने से पहले एक बार फिर से सोचिए कि क्या आपको ये कहना चाहिए या आपको ये करना चाहिए, क्या ये सही होगा या नहीं। सेकंड थॉट। लेखक लिखते हैं कि आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन के सोर्सेस काफी बढ़ चुके हैं और जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसके पास अवेलेबल होती है। लेकिन इस इंफॉर्मेशन को हम अपने दिमाग में कैसे रखें? रिसर्चर्स कहते हैं कि हमें हर एक अजम्पशन के बारे में रीथिंक करना चाहिए, जैसे हमने पहले सीखा था।
फिर चाहे वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ हो या किसी और से। हमें रीथिंक तो करना चाहिए। हर 7 सालों में मेडिकल नॉलेज चेंज होती रहती है, लेकिन आजकल तो मानो ये नॉलेज आधे समय में बदलने लगी है। इतनी तेजी से ये जो बदलाव हो रहे हैं, इसकी वजह से हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है और हमें अपने बिलीफ्स पर क्वेश्चन करने की भी जरूरत है। ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता है और हम इसके बारे में सोचते हैं, तो ये हमारे अंदर जम जाता है और किसी भी बिलीफ को बदलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी डे टू डे लाइफ में हमें कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं और इसी के चलते हम उनके बारे में ज्यादा नहीं सोच पाते हैं। लेकिन रीथिंक करना बेहद जरूरी है। हमें दूसरों की गलतियों से सीखना तो जरूरी है ही, लेकिन हमें खुद का अपना एक ओपिनियन भी रखना चाहिए, जिस पर हमें हमेशा खड़े रहना चाहिए। लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, वैसे वैसे उनका 3 तरह के लोगों की ओर अटेंशन गया। वो हैं प्रीचर्स, पॉलिटिशियंस और प्रोसिक्यूटर्स। हम इन तीनों मोड्स में कभी ना कभी रहते ही हैं। जब भी कभी हमारे बिलीफ्स पर क्वेश्चन किया जाता है, तब तब हमें प्रीचर मोड में जाना पड़ता है और इस मोड में आते ही हम खुद ब खुद अपने थॉट्स और बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। जब भी किसी इंसान से हमारे विचार मेल नहीं खाते हैं, तब हम सामने वाले इंसान की गलतियों को समझने के लिए उससे कई सारे सवालों के जवाब चाहते हैं और उस समय हम प्रोसिक्यूटर मोड में चले जाते हैं। हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं जिससे कि हमारी बात सही साबित हो जाए। हम पॉलिटिशियन मोड में तब जाते हैं जब हमें किसी एक ग्रुप या ऑडियंस को जीतना हो और उनके मन में अपने लिए जगह बनानी हो। अ डिफरेंट पेयर ऑफ गॉगल्स। ये तो हम जान ही चुके हैं कि रीथिंकिंग की स्किल को सीखना चाहिए। एडम कहते हैं कि आपने अब तक अपने जीवन में जो भी नॉलेज हासिल की है, आपके पास जो भी जानकारी है, आप उस पर सवाल कीजिए और एक क्वेश्चन मार्क लगाइए, क्योंकि ऐसे ही आपकी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। एक साइंटिस्ट इस तरह से ही सोचता है। वो हर एक चीज को, हर एक प्रोसेस को, हर एक सिचुएशन को क्वेश्चन करता है। साइंटिस्ट होना सिर्फ व्हाइट कोट पहनकर बीकर से काम लेना नहीं होता है, बल्कि साइंटिस्ट होना एक थिंकिंग डेवलप करना होता है। हम सभी को एक साइंटिस्ट की तरह से सोचना चाहिए, क्योंकि एक साइंटिस्ट पहले प्रॉब्लम ढूंढता है और फिर उसका सॉल्यूशन भी ढूंढता है। आर यू स्मार्ट? क्या आप खुद को स्मार्ट समझते हैं? आपको क्या लगता है कि स्मार्ट लोग अपने काम कैसे करते होंगे और क्या उनको भी बाकी नॉर्मल पीपल की तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा? एडम अपनी किताब में बताते हैं कि जो इंसान ज्यादा स्मार्ट होता है, या यूं कहें कि जिन इंसान का आईक्यू ज्यादा होता है, उसको अपने स्टीरियोटाइप्स तोड़ने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और कई बार तो वो ऐसा करने में फेल भी हो जाते हैं। इसका एक रीजन ये भी है कि वे सिचुएशन को तुरंत से ही समझ लेते हैं और पैटर्न्स को भी समझ जाते हैं। साइंटिफिक थिंकिंग सिर्फ किसी सिचुएशन या चीज को लॉजिकली समझना और तब जाकर उस पर रिएक्ट करना नहीं होता है, बल्कि अपने दिमाग को खुला रखना भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि किसी के बारे में सोचना जरूरी होता है। जब हम साइंटिस्ट मोड में होते हैं, तब हम किसी भी ओपिनियन को, फिर चाहे वो हमारा खुद का ही क्यों ना हो या किसी दूसरे का, उसे तुरंत ही मानने को तैयार नहीं होते। हम उस पर सवाल उठाते हैं और उसे कई नजरियों से देखते हैं। हमें अगर एक साइंटिस्ट की तरह सोचना है, तो हमें अपनी लाइफ के हर एक फेस को और सिचुएशन को क्वेश्चन करना चाहिए और अलग अलग तरीकों से जवाब ढूंढने चाहिए। थिंक अगेन बुक की समरी के इस एपिसोड में हम बिलीफ्स के बारे में बात करने वाले हैं। बिलीफ्स क्या होते हैं? हमारे बिलीफ्स कैसे बनते हैं? समय के साथ साथ बिलीफ्स में कैसे बदलाव आते हैं? चलिए जानते हैं। हम सभी लोगों के कुछ ना कुछ बिलीफ्स होते ही हैं। बचपन से आज तक हमने जो कुछ भी सीखा है, हमारे दिमाग में जो भी कुछ भरा हुआ है, आज तक हम जो भी अपने आसपास के लोगों से सीखते आए हैं, उसी सब की वजह से कई सारे बिलीफ्स हमारे अंदर बन चुके हैं। ये बिलीफ समय के साथ साथ और भी डीप होते जाते हैं और फिर अगर हमें बाद में इनको बदलना हो तो हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एडम लिखते हैं कि उनका ऐसा मानना है कि हम सभी को हर सिचुएशन में भी ओपन माइंडेड नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जब हमें प्रीच करना पड़ता है, पॉलिटिक्स का साथ देना पड़ता है और प्रोसिक्यूट भी करना पड़ता है। लेखक कुल मिलाकर इधर ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी भी क्वालिटी को या किसी भी आइडिया को लेकर सख्त नहीं होना है और ये नहीं सोचना है कि हर सिचुएशन में
हमें एक जैसा ही बिहेव करना है या किसी पर्टिकुलर वे में ही सोचना है, क्योंकि हर सिचुएशन की डिमांड अलग अलग होती है। हमें किस तरह पता चलेगा कि किस सिचुएशन में हमें किस तरह से सोचना है या किस तरह से बिहेव करना है। एडम लिखते हैं कि जब लाइनस पॉलिंग और जॉनस सॉल्क जैसे साइंटिस्ट के बारे में जानकारी ली गई और उन पर स्टडी की गई, तो उनमें और बाकी के उनके साथ में काम करने वालों में एक मेजर डिफरेंस था, जो था उनकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और उनकी विलिंगनेस किसी भी सिचुएशन के हिसाब से अपनी थिंकिंग और अपने एक्शंस को मोड़ लेना कहलाता है। यही क्वालिटीज हैं जो इनको बाकियों से अलग बनाती हैं। लेखक बताते हैं कि कई ऐसे प्रेसिडेंट्स जो कि बाकी के प्रेसिडेंट से अलग थे, उनके अंदर एक खास क्वालिटी थी कि वो अपने बिलीफ्स को जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं। ऐसा करने से उनके माइंड की ओपननेस बढ़ जाती है और उनकी क्रिएटिविटी तो साथ में बढ़ती ही है। लेकिन यही क्वालिटी उनको बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है। भले ही प्रोफेशन से वो पॉलिटिशियन हो, लेकिन वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साइंटिस्ट की तरह सॉल्व किया करते थे। उसी तरह हमें भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स को एक साइंटिस्ट की तरह देखना चाहिए और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। डोंट स्टॉप अनबिलीविंग। एडम हमें बताते हैं कि उन्होंने समय के साथ साथ एक बात नोटिस की। उन्होंने जाना कि रीथिंकिंग की प्रोसेस एक साइकिल की तरह होती है। हमें इसे बार बार दोहराते रहना चाहिए। इस सब की शुरुआत होती है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी से, जिससे हमें ये जानना होता है कि हमें क्या क्या नहीं आता है और क्या क्या हमें सीखने की और जानने की जरूरत है। कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां उनके उसूल काम नहीं करते, फिर ऐसी जगह वो मात खा जाते हैं। एडम का कहना है कि कभी भी हमें खुद से और खुद की नॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं होना है। हमें लगातार खुद को अपडेट करते रहना है। लाइफ में अगर आपको जिंदा महसूस करना है तो खुद को अपडेट करते रहिए और हर चीज जानने की कोशिश कीजिए। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, बस आप खुद पर ध्यान दीजिए। साइंटिफिक थिंकिंग ह्यूमिलिटी, डाउट्स और क्यूरियोसिटी को ज्यादा प्रायोरिटी देता है। ये प्राइड, सर्टेनिटी और क्लोजर को उतनी प्रायोरिटी नहीं देता है। अगर आपको लाइफ में कुछ खास करना है और कुछ बड़ा करना है, तो आपको साइंटिफिक थिंकिंग को अपनी लाइफ में उतारना ही पड़ेगा। जिंदगी में हम सभी लोग नॉलेज के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हमें ये बात पता होनी चाहिए कि ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के भी अपने फायदे और नुकसान होते हैं। एडम लिखते हैं कि जब हमारे पास नॉलेज और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के कई सारे सोर्सेज होते हैं, तब एक तरीके से हम हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये हमारे लिए सही नहीं है। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहना चाहिए और हमें किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। अपने ब्रेन को थोड़ा सा टीज करना सही रहता है। ज्यादा नॉलेज होने का एक नुकसान ये भी है कि ये हमारे दिमाग को बंद कर देता है। जिस चीज को हम नहीं जानते या जिसके बारे में हमारे पास नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये हमारे दिमाग के दरवाजे बंद कर देता है। इसलिए लेखक अपनी किताब में बार बार रीथिंकिंग के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि रीथिंकिंग करने से हमारे दिमाग का यूज होता रहता है और इससे हमारी क्रिएटिविटी नहीं मरती है। कॉन्फिडेंस। लेखक कॉन्फिडेंस के बारे में बताते हैं कि कॉन्फिडेंस और कंपटीशन दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, दोनों ही साथ साथ चलते हैं। लेकिन जब बात प्रैक्टिकल करने की होती है, यानी कि रियल लाइफ की किसी सिचुएशन की होती है, तब ये दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं। दोनों अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह से काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब भी लोग खुद को किसी भी स्किल के लिए किसी स्केल पर मापते हैं या फिर उन्हें जब कोई और जज करता है, तो दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। एक स्टडी की गई थी जिसमें कई सारे लोगों को ऑब्जर्व किया गया और पाया कि वुमेन मैन के मुकाबले अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को ज्यादा इग्नोर करती हैं। लेखक एक एग्जाम्पल देकर समझाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ फुटबॉल के फैंस को ऐसा लगता है कि उन्हें फुटबॉल कोचेस से खेल के बारे में ज्यादा पता है और वे उनसे ज्यादा उसमें इंटरेस्टेड रहते हैं। लेखक इसे आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम बताते हैं, जिसमें कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंस को पीछे छोड़ देता है। आर्म चेयर क्वार्टरबैक सिंड्रोम के जस्ट अपोजिट होता है इम्पोस्टर सिंड्रोम, जिसमें कॉम्पिटेंस ज्यादा हो जाता है कॉन्फिडेंस के मुकाबले। ऐसे लोगों को लगता है कि वो सक्सेस के काबिल नहीं है, या यूं कहें कि उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके।
ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं होता है। वे खुद को सामने वालों से हमेशा कम ही समझते हैं, लेकिन इसे भी बदला जा सकता है। कॉन्फिडेंस को हम इस तरह से सोच सकते हैं कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं, आप खुद को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं और खुद के विचारों को कितनी प्रायोरिटी देते हैं। यही आपके कॉन्फिडेंस को डिसाइड करता। डोंट चेज हैप्पीनेस। लेखक एडम ग्रांट अपनी किताब थिंक अगेन में बताते हैं कि जब हम अपनी लाइफ को प्लान करते हैं तो हमारी प्लानिंग में हैप्पीनेस के लिए प्रायोरिटी सबसे ज्यादा रहती है। भूटान के किंगडम में एक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स नाम की चीज होती है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब लोग हैप्पीनेस को ज्यादा वैल्यू करने लगते हैं तब लोगों के जीवन से खुशियां कम होती चली जाती हैं। कुल मिलाकर उनका मानना यह है कि हम जिस भी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो हमसे दूर होती चली जाती है। आप जिस चीज के पीछे भागते हैं वो आपसे उतनी ही दूर हो जाती है। ये बात भी सच है कि जो लोग नेचुरली हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं और खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता होता है कि खुशियों को अपने जीवन में किस तरह से लाया जाए। आप सभी दिन रात इतनी मेहनत क्यों करते हैं जिससे कि आप और आपका परिवार खुश रह सके? अगर एक तरीके से देखा जाए तो हम सभी के जीवन का एक अल्टीमेट गोल खुश रहना ही है। अगर आज सांस ले रहे हैं तो ये भी खुशी वाली बात है, क्योंकि रोज कई लोग अपना दम तोड़ देते हैं। लोगों की शिकायतें रहती है कि उनकी जिंदगी में अब कुछ भी इंटरेस्टिंग या फिर एडवेंचरस नहीं हो रहा है। जब भी बात खुशियों की आती है तो लोगों को लगता है कि अपना आसपास का वातावरण बदलने से उनको थोड़ा अच्छा फील होगा और वो खुश हो जाएंगे। ये बात आधी सच है, क्योंकि अगर आप अपने आसपास का वातावरण बदलते हैं तो उससे आपको कुछ देर के लिए थोड़ा अच्छा महसूस होगा। एक स्टडी की गई थी जिसमें स्टूडेंट्स के 2 ग्रुप बनाए गए थे, जिसमें एक ग्रुप से कहा गया था कि उनको अपने लिविंग अरेंजमेंट्स थोड़े से एडजस्ट करने हैं और उसके बाद उनके बिहेवियर में चेंजेस नोटिस किए गए। फिर बाद में पाया गया कि उनकी हैप्पीनेस की लेवल बढ़ ही नहीं रही थी। हाँ, कुछ वक्त के लिए उनको थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ था, लेकिन उनकी हैप्पीनेस लेवल्स बेस लाइन पर ही वापस आ गई थी। फिर एक दूसरे स्टूडेंट्स के ग्रुप से कहा गया कि उनको अपने हैबिट्स और अपने एक्शंस में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, जैसे कि कुछ ने नया क्लब ज्वाइन किया, कुछ ने अपनी स्टडी हैबिट्स को बदला और कुछ लोगों ने नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ कि उनकी हैप्पीनेस लेवल मेंटेन रही और बढ़ भी गई। तो इस स्टडी से हमने क्या सीखा कि हैप्पीनेस इस पर डिपेंड नहीं करती कि हमारे आसपास का वातावरण क्या है या फिर हम किस जगह पर हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या सोचते हैं। Happiness is our actions, not our surroundings, that bring us meaning and belonging, life, liberty and the pursuit of meaning. लेखक कहते हैं कि हमें ऐसे किसी भी जगह काम नहीं करना चाहिए या ऐसे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही तरह से सोचने की लिबर्टी हो। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपने करियर में जल्दबाजी करते हैं और वे ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उनका मन नहीं लगता है। फिर वे क्या करते हैं कि कोई दूसरी जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां उन्हें खुशी मिले, लेकिन ऐसा करने से उन्हें खुशी नहीं मिलेगी। अगर वे खुशियां चाहते हैं तो उन्हें उसी जॉब में धीरे धीरे अपना मन लगाना चाहिए और उसको परसीव करना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पेशेंस डिस्कवर नहीं किए जाते, बल्कि डेवलप किए जाते हैं समय समय के साथ। एक स्टडी की गई थी जिसमें एंटरप्रेन्योर्स पर फोकस किया गया था। उसमें यह देखा गया कि जितना ज्यादा एफर्ट्स वे अपने स्टार्टअप्स में डालते जा रहे थे, हर हफ्ते उनकी एनर्जी, उनका उत्साह उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा था। उनका पैशन एक मोमेंटम ले रहा था और वे मास्टरी की तरफ बढ़ रहे थे। ये जरूरी नहीं है कि इंटरेस्ट हमेशा आपको एफर्ट्स और स्किल की तरफ ले जाए। कभी कभी एफर्ट्स और स्किल का यूज करने से हमारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो सकता है और धीरे धीरे इसी तरह से हमारा पैशन भी बिल्डअप हो सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आपको काम करना पड़ेगा। लेखक बताते हैं कि साइंटिस्ट करियर्स, रिलेशनशिप्स और कम्युनिटीज को ओपन सिस्टम कहते हैं। ओपन सिस्टम वो होते हैं जो कहीं से भी बंद नहीं होते हैं और उन पर किसी भी तरह की कोई लिमिट नहीं होती है। आप ये तो जानते ही होंगे कि ओपन सिस्टम्स के 2 की प्रिंसिपल होते हैं। एक ही डेस्टिनेशन के कई सारे रास्ते हो सकते हैं और दूसरा कि एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से कई सारे अलग अलग रास्ते निकल सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम किसी भी एक रास्ते से ज्यादा अटैच ना हो पाएं।
और ना ही किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से, क्योंकि ये कोई एक सक्सेस की डेफिनेशन नहीं है। सक्सेस कई तरह से लोगों को मिल सकती है। कामयाबी पाने का सिर्फ एक रास्ता नहीं होता। अगर कोई आपसे आकर कहता है कि कामयाबी आपको मिल जाएगी अगर आप इसी रास्ते पर चलते जाएं, तो वो आपको गलत बता रहा है। हर एक इंसान के जीवन में कामयाबी पाने के अलग अलग रास्ते होते हैं और उन रास्तों को हम खुद बनाते हैं। हमें अपनी कहानी खुद लिखनी चाहिए। हमें किसी के कदमों पर चलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक्शंस फॉर इम्पैक्ट। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि हमने थिंक अगेन बुक की समरी से क्या क्या सीखा और हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और अपने जीवन में डालना है। थिंक अगेन किताब के लेखक हैं एडम ग्रांट। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें दोबारा से सोचने की हैबिट डालनी चाहिए। हमें एक साइंटिस्ट की तरह सोचना चाहिए और जब भी हम अपने किसी ओपिनियन को बनाएं तो हमें प्रीच करने से, प्रोसिक्यूट करने से और पॉलिटिकल व्यूज रखने से बचना चाहिए। हमें हमेशा अपने ओपिनियन को एक हाइपोथेसिस की तरह देखना चाहिए। हमें अपने पास्ट बिलीफ पर इतना भी भरोसा नहीं करना चाहिए कि हम किसी नई बात को एक्सेप्ट ना कर पाएं। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आप डाउट में हैं या आपको अपनी एबिलिटीज पर डाउट हो रहा हो, तो आप इसको एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचते हुए उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लें, क्योंकि इसमें आपकी ग्रोथ होगी। आपको अपनी कैपेसिटी पर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आप खुद के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आगे जाकर आपको इसका फायदा ही मिलने वाला है। इससे आपका विकास ही होगा और आपको कुछ नया सीखने को ही मिलेगा। गलतियां इंसानों से ही होती हैं और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो चुकी है तो आप उसका सामना कीजिए और उससे सुधारने की कोशिश कीजिए। और अगर कभी आपको मौका मिले तो आपको खुद के ऊपर भी हंसने से नहीं बचना चाहिए, क्योंकि आप अगर ज्यादा सीरियस रहते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। आपको सिर्फ खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस करना चाहिए। दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम दिन भर में ना जाने कितने ही लोगों से मिलते हैं। आप खुद ही सोच लीजिए कि जब आप सुबह आँख खोलते हैं तब से रात तक आपका सामना किन किन लोगों से होता है। सुबह उठते ही आपका सामना आपके परिवार वालों से होता है। फिर जब आप काम करने जाते हैं तो आप अपने कलीग से मिलते हैं और फिर आपकी फोन पर भी किसी न किसी से बात हो ही जाती है। तो ऐसे करते करते आप दिन भर में कई सारे लोगों से मिलते रहते हैं। अब आपको करना क्या है कि आप जिस भी इंसान से मिलें, आपको उसके अंदर कोई खूबी ढूंढनी है और उसको समझने की कोशिश करनी है। उसकी अच्छाइयों को अपने अंदर डालने की कोशिश करनी है। अब जिस भी नए इंसान से आप मिले, आप उससे कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। आप लोगों से उनके थिंकिंग प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं, उनसे अलग अलग टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं। इससे आपके बिलीफ सिस्टम्स भी चैलेंज होंगे, लेकिन आपको इसमें ऑफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि सबके बिलीफ सिस्टम्स अलग अलग होते हैं और हो सकता है कि आपके बिलीफ सिस्टम गलत हो और सामने वाले के सही हो। तो इसमें आपको झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक समझदार इंसान की तरह सोचना है और उसे एक्सेप्ट कर लेना है। जब भी आपको कुछ समझ ना आए तो आपको सवाल करना चाहिए, लेकिन सवाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी पूछने लग जाएं। आपको थोड़े अच्छे सवाल करने की आदत डालनी चाहिए। और अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी लिसनिंग पावर बढ़ानी होगी, क्योंकि जब आप सामने वाले इंसान की बातों को अच्छे से सुनते हैं तभी आपके दिमाग में अच्छे सवाल आते हैं। आपको बातें कम करके सुनना ज्यादा करना होगा, क्योंकि तभी आप सामने वाले की बातों को ढंग से समझ पाएंगे और बेटर क्वेश्चन कर पाएंगे। रीथिंकिंग को तो आपको अपने जीवन में डालना ही है और अपने बच्चों को रीथिंकिंग की आदत डालने के लिए अभी से बोलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको भी बचपन में ही रीथिंकिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होता तो आज आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। साइकोलॉजिकल सेफ्टी को डेवलप कीजिए। लर्निंग कल्चर में लोगों को कॉन्फिडेंट फील होता है कि वो सवाल कर सकते हैं और सामने वाले की ओपिनियन को चैलेंज कर सकते हैं। इस वजह से आपको साइकोलॉजिकल सेफ्टी एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। आप में से कितने लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में पहले से ही डिसाइड करके रखा हुआ है? ऐसे कई लोग होंगे जो अपने फ्यूचर को पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, लेकिन आपको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि आप अपने प्लान्स में कुछ चेंजेस कर सकें, क्योंकि हम जैसा प्लान करते हैं वैसा कभी नहीं होता है। सब कुछ रैंडम ही चल रहा होता है। तो हमेशा अपने फ्यूचर प्लान्स में रीथिंकिंग करते रहें।
भले ही आपने आज से 5 साल बाद का प्लान किया हो या फिर 10 साल बाद का प्लान बनाया हो, पर आपको उसे समय समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। आपकी खुशियां आपके एक्शंस पर निर्भर करती हैं, ना कि आपकी सराउंडिंग्स पर। तो इस बात का ध्यान रखें कि आगे से जब भी आपको अच्छा महसूस ना हो, तो आप अपने सराउंडिंग्स पर ध्यान न देकर सबसे पहले खुद पर ध्यान दें, अपनी सोच पर ध्यान दें, अपने एक्शंस पर ध्यान दें, क्योंकि वो आपके एक्शंस ही हैं जो आपको खुशियां देते हैं। मेक टाइम टू थिंक अगेन।